part of Unit 2. What part you have to read in this paper? Diversity of bryophytes, general account in which you have to study the general characters of bryophytes, amphibious nature, affinities of bryophytes, classification up to class level, economic importance, and evolution of sporophyte and bryophytes. So there are three classes in bryophytes. One is Hepaticopsida, the other class is Anthoceratopsida, and the other class is Bryopsida. So first is Hepaticopsida, in which there are four members: Rixia, Markensia, Pilia, and Porella. In Anthoceratopsida, only one genus is there, that is Anthoceros, and in Bryopsida there are two genus, one is Sphagnum and one is Funaria. So you can see you have to study these genus: Rixia, Markensia, Pilia, Porella, Anthoceros, Sphagnum, and Funaria. So these are those genus which you have to study in bryophytes. So let us discuss about the general characters of bryophytes. Now the term bryophyta is made up of two Greek words actually, bryon and phyta. Bryon means moss and phyta stands for plant. तो ब्रायोफाइट वर्ड जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक ब्रायोन और दूसरा फाइटा. ब्रायोन मीन्स मॉस एंड फाइटा मीन्स प्लांट. These are most primitive and simplest plants which belong to the group Embryophyta. अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, जहां जहां टर्म्स आएंगे वहां वहां उनको हम समझते चलेंगे. तो जो ब्रायोफाइट्स हैं ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं जो एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं. अब इसको एम्ब्रियोफाइटा क्यों कहते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तब वहां समझते हैं. ब्रायोफाइट्स इंक्लूड आर्चिगोनिएट प्लांट. इन सब टर्म्स को आप ध्यान से देखिएगा. एम्ब्रियोफाइटा, इनको आर्चिगोनिएट प्लांट भी कहते हैं, एट्रेकिएट प्लांट भी कहते हैं, इन विच जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो. अब देखिए ये तीनों शब्दों को यही समझ लेते हैं. इसको आर्चिगोनिएट प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम दीज आर नोन एज आर्चिगोनिएट प्लांट. एट्रेकिएट्स मतलब कि इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है. तो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एट्रेकिएट प्लांट्स कहते हैं. इसको एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप में क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि जब इसमें जाइगोट बनता है तो वो माइटोसिस के बाद एम्ब्रियो बनाता है, इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप में रखा गया है. तो ये तीन टर्म्स आपने यही समझ लिए कि ब्रायोफाइट इंक्लूड्स आर्चिगोनिएट, एट्रेकिएट प्लांट्स इन विच जाइगोट इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. टू मॉर्फोलॉजिकल फेजेस आर प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स which are known as gametophytic phase and sporophytic phase. अब इसकी लाइफ साइकिल में दो प्रकार की फेजेस पाई जाती हैं, एक गेमेटोफिटिक फेज है और एक स्पोरोफिटिक फेज है. गेमेटोफिटिक फेज जो है ज़्यादा कॉन्स्पिकुअस है यानी ज़्यादा दिखती है, लॉन्ग लिव्ड है, ज़्यादा देर तक रहती है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है. परंतु जो दूसरी फेज है विच इज नोन एज स्पोरोफिटिक फेज, इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफिटिक जनरेशन. यानी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी लाइफ साइकिल में दो प्रकार की फेजेस पाई जा रही हैं. एक को हम कह रहे हैं गेमेटोफिटिक फेज और दूसरी फेज को हम कह रहे हैं स्पोरोफिटिक फेज. जो गेमेटोफिटिक फेज है वो इंडिपेंडेंट है, ग्रीन कलर की है, और जो स्पोरोफिटिक फेज है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. अब इस चीज़ को अभी आके आप और समझेंगे, जब डायग्राम्स को देखेंगे, जब चित्रों को देखेंगे हम लोग, तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि अभी कैरेक्टर्स पे चल रहे हैं तो इसको ऐसा लेके चल रहे हैं. इन रिक्सिया एंड मार्केंशिया, जैसा पहले ये भी हम लोगों ने जब सिलेबस डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस दैट दीज आर द टू जीनस विच बिलोंग्स टू द क्लास हिपेटिकॉप्सिडा. तो जो रिक्सिया और मार्केंशिया है, इन बोथ ऑफ दीज जीनस द गेमेटोफाइट इज prostrate and thalloid, but in Funaria the plant body is erect and differentiated into axis and appendages. तो इसके अंदर रिक्सिया और मार्केंशिया में आप देखेंगे कि जो गेमेटोफाइट है वो प्रोस्ट्रेट है यानी कि जमीन के साथ साथ चल रहा है, और थैलॉइड है, थैलॉइड या थैलस लाइक है. थैलस मतलब एक ऐसा प्लांट बॉडी जो रूट स्टेम में डिवाइडेड नहीं है, जिसमें रूट, लीफ या स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम थैलॉइड प्लांट बॉडी कहते हैं. और फ्यूनेरिया जो जीनस है जिसको मॉस भी हम लोग कहते हैं, इसके अंदर प्लांट बॉडी इरेक्ट है. थोड़ा आप देखेंगे कि लंबाई में आपको प्लांट दिखाई देगा जिसमें कि एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम एक्सेस कहते हैं, और साइड में लेटरल अपेंडेजेस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमको दिखाई देंगे उनको हम लेटरल अपेंडेजेस कहेंगे. ये फ्यूनेरिया में हम देखेंगे ना. तो यानी कि इसका जो गेमेटोफाइट है उसमें भी दो प्रकार के हो गए. एक कैसा गेमेटोफाइट हो गया, थैलॉइड, जो कि थैलस लाइक है, और एक कैसा हो गया,
थोड़ा लीफी हो गया, जिसमें कि लेटरल अपेंडेजेस भी प्रेजेंट है और एक्सेस भी प्रेजेंट है। वेस्कुलर स्ट्रैंड्स आर एब्सेंट, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि इनको एट्रेकिएट प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम आर प्रेजेंट। एंथ्रीडियम जो है इसमें, या जो एंथ्रीडिया है वो मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और जो आर्चिगोनियम है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट है। रूट्स आर एब्सेंट एंड रिजॉइड्स आर प्रेजेंट फॉर एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो ब्रायोफाइट्स प्लांट है इसके अंदर क्या है कि रूट्स नहीं पाई जाती हैं। रूट्स के स्थान पे क्या पाया जा रहा है? रिजॉइड्स। रूट्स नहीं है पर क्या प्रेजेंट है? रिजॉइड्स प्रेजेंट है। और इन रिजॉइड्स का काम क्या है? दे प्रोवाइड एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। एनकरेज मतलब कि फिक्स करके रखता है, ये प्लांट बॉडी को क्या करता है? फिक्स करता है सबस्ट्रेटम पर। और एब्जॉर्प्शन का कार्य भी रिजॉइड्स के द्वारा ही होता है क्योंकि इसके अंदर रूट्स क्या है? एब्सेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Rhizoids are unicellular and unbranched in Hepaticopsida and Anthocerotopsida, but multicellular and branched in Bryopsida. अब rhizoids हम लोगों ने देखे ये यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड हैं Hepaticopsida और Anthocerotopsida में, लेकिन Bryopsida के केस में ये मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड है। मल्टीसेलुलर स्केल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन marcaceals फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग रीजन। तो एक चीज तो हम लोगों ने देखी कि रिजॉइड्स प्रेजेंट है किसकी जगह? रूट्स की जगह, यानी रूट्स एब्सेंट है, रूट प्रेजेंट नहीं है। रिजॉइड्स हैं और ये काम क्या कर रहे हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं क्योंकि वहां पे रूट्स नहीं है। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर और है, स्केल, जैसा नाम से ही पता रहा है कि स्केल लाइक है ना। तो जो ये स्केल्स हैं ये कैसे? ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये केवल आपको मार्केशियल्स के मेंबर में मिलेंगे। यानी जब आप मार्केशिया जीनस को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर स्केल्स प्रेजेंट है और इन स्केल्स का कार्य क्या है कि ये जो ग्रोइंग रीजन होता है उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड नो जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट। प्लांट बॉडी बड़ा सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स, क्योंकि बार बार हम लोग यही कह रहे हैं कि ये कैसे प्लांट्स हैं? एट्रेकिएट्स हैं, इसमें ट्रेकिया नहीं है, इसमें जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं है, इसमें केवल थिन वॉल्ड सेल्स हैं। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव मेथड में कुछ मेथड जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्ड पार्ट, ट्यूबर से, जेमी से, है ना। तो जो इसका थैलस का स्ट्रक्चर है इसका कुछ पार्ट उससे अलग हो जाता है, कुछ पार्ट डीके करके उससे, ओरिजिनल जो पार्ट है उससे डीके करके थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाता है मेन प्लांट बॉडी से, और जो पार्ट अलग होगा डीके होकर के ये फिर से नया एक प्लांट बॉडी बनाने में कैपेबल है, सक्षम है। तो इसको कहते हैं डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पार्ट। उसके अलावा इसमें एक आपने देखा टर्म, नया टर्म आया है जेमी, है ना। तो जेमी जो है मार्केशिया में आप देखेंगे कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर थैलस के ऊपर बनेगा जिसको कि हम कहते हैं जेमा, जेमा कप, और उसके अंदर कई छोटी छोटी आपको स्टॉक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनको जेमी कहते हैं। और ये जेमी क्या करते हैं? ये जर्मिनेट करके नया थैलस बनाने में योगदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने देखा मेथड है रिप्रोड्यूस करने का जिसमें कोई सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप का है, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब उसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जैसा पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रेडियम विच इज स्टॉक्ड, जो एक स्टॉक स्ट्रक्चर है। स्टॉक मतलब एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर, उसमें नीचे एक डंठल जैसा स्ट्रक्चर नीचे है। ग्लोबोस हैविंग वन सेल थिक आउटर स्टेराइल जैकेट which surrounds the solid mass of fertile cells known as androcytes which get metamorphosed into motile biflagellated antherozoids। देखिए मेटामॉर्फोज शब्द का मतलब होता है कि अपने शेप को चेंज कर लेना, अपनी जो है मॉर्फोलॉजी को थोड़ा चेंज कर लेना। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रेडियम जिसको हम कह रहे हैं, तो देखिए ये एक स्टॉक स्ट्रक्चर है, ग्लोबो स्ट्रक्चर है, जो चारों तरफ इसके एक स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट है। यानी एक लेयर जो सेल्स की ऐसी है जो स्टेराइल है, जो कि किसी भी प्रकार की फर्टिलिटी में सहायक नहीं होती, केवल प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और अंदर की तरफ जो स्टेराइल जैकेट है इसके अंदर कुछ फर्टाइल सेल्स होते हैं जिनको कि क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट्स। क्या है? एंड्रोसाइट्स। और एंड्रोसाइट्स वो सेल्स हैं जो बाद में मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनाते हैं? एंथेरोजॉइड्स। तो ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं इनका निर्माण किसके अंदर होता है?
एंथ्रेडियम के अंदर होता है, एंड दीज एंथेरोजोइड्स आर फॉर्म्ड बाय द फर्टाइल सेल्स एंड दीज फर्टाइल सेल्स आर नोन एज एंड्रोसाइट्स। तो यानी कि ये जो एंथेरोजोइड्स हैं ये एंड्रोसाइट्स के द्वारा बनेंगे जो कि एंथ्रेडियम के अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम which is flask shaped structure and it has the basal swollen venter and elongated neck and both the neck and venter are surrounded by a jacket of sterile cells। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनियम, जिसकी की शेप एक फ्लास्क के जैसे है, जिसका बेस जो है वो स्वॉलन है यानी फूला हुआ है, जिसको कि वेंटर कहते हैं, और ऊपर की तरफ एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, लंबा स्ट्रक्चर, जिसको कि नेक कहते हैं। और आर्चिगोनियम में भी नेक और वेंट्रल दोनों ही जो पार्ट हैं आर्चिगोनियम के, दोनों ही सराउंडेड हैं बाय अ जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स। यानी आर्चिगोनियम भी जैकेट के द्वारा सराउंडेड है और एंथ्रेडियम भी जैकेट के द्वारा सराउंडेड है। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे इसमें कि आपको इसमें पूछा जाता है एक क्वेश्चन बार बार, एग्जामिनेशन आपसे ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनर आपसे पूछता है, और वैसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं। तो उसका जवाब भी हमको इस पॉइंट में मिलेगा कि आप देखिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, मेनी एंथेरोजोइड्स एंटर द नेक एंड ओनली वन फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। पानी की आवश्यकता फर्टिलाइजेशन के लिए पड़ती है। कई सारे एंथेरोजोइड्स जो है वो नेक के थ्रू जो है आर्चिगोनियम में प्रवेश पाते हैं, परंतु कोई एक ही एंथेरोजोइड जो है वो एग के साथ फ्यूज कर पाता है और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि जो एंथेरोजोइड है ये भी हैप्लॉइड था, जो एग था वो भी हैप्लॉइड था। दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आपस में जब फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। यानी कि जब तक जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो एंथेरोजोइड भी हैप्लॉइड था और एग भी हैप्लॉइड था, लेकिन दो हैप्लॉइड एंटिटीज के फ्यूजन के बाद जो नया स्ट्रक्चर बना जिसको कि जाइगोट कह रहे हैं वो कैसा हो गया? डिप्लॉयड हो गया। हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था कि इसकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज कहलाती है गेमेटोफिटिक स्टेज, एक कहलाती है स्पोरोफिटिक स्टेज। तो देखिए, जैसे ही जाइगोट का निर्माण होता है स्पोरोफिटिक स्टेज यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉयड इन नेचर है, और इससे पहले की जो पूरी की पूरी अवस्था थी वो हैप्लॉयड थी। तो वो कैसी स्टेज थी? वो गेमेटोफिटिक स्टेज थी। अब देखते हैं, जाइगोट डिवाइड्स बाय फर्स्ट डिवीजन जो है उसका ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। जाइगोट डिवाइड्स जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एज नो रेस्टिंग पीरियड इज देयर। यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट का डिवीजन शुरू हो जाएगा, इसमें कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाइगोट थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग पीरियड में पड़ा रहे, तो तुरंत इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, और जो पहला डिवीजन होगा वो ट्रांसफर्स होगा, है ना। तो ट्रांसफर्स डिवीजन से जाइगोट डिवाइड करेगा और दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, एक आउटर सेल और एक इनर सेल, और जो आउटर सेल होगा उससे पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा। यानी आउटर सेल जो होगा वो बार बार डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। इस प्रकार से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके लिए एक टर्म यूज होता है एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी कि ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो का कैसा डेवलपमेंट है? एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें कि जाइगोट जो डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है, तो जो बाहरी वाला सेल होता है, आउटर सेल जो होता है, वो पूरे पूरे एम्ब्रियो को बनाने में मदद करता है, इसलिए इसको एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं। Now embryo develops within the venter of archegonium and sporophyte is formed। अभी जो एम्ब्रियो है ये फॉर्म कहाँ हुआ है? ये जाइगोट के फर्दर डिवीजन से एम्ब्रियो बना है ना। और जाइगोट कैसे बना था? जाइगोट बना था जब वेंटर के अंदर, आर्चिगोनियम के वेंटर के अंदर एंथेरोजोइड प्रवेश कर गया था। तो जो पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है वो कहाँ पे बनेगा? एम्ब्रियो डेवलप्स विद इन दी वेंटर ऑफ द आर्चिगोनियम, और उसके बाद स्पोरोफाइट का भी फर्दर निर्माण इसी से हो जाएगा। Now sporophyte is a projecting structure। प्रोजेक्टिंग मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। क्यों बाहर की तरफ निकला हुआ है? क्योंकि ये क्या है? आर्चिगोनियम के वेंटर के अंदर बनना प्रारंभ हो रहा है ना, और वेंटर के ऊपर के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कहा है कि नेक है, तो उसी से स्पोरोफाइट बाहर आएगा। विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो जो स्पोरोफाइट है वो तीन भागों से मिलकर बना है, एक को कहते हैं फुट, एक को सीटा, एक को कैप्सूल। अगर इसको ऐसे समझे तो जो सबसे नीचे वाला भाग है, लोएस्ट मोस्ट पार्ट है, दैट इज नोन एज फुट। ये फुट क्या करता है? फुट स्पोरोफाइट को गेमेटोफाइट के अंदर धसा के रखता है। जो कैप्सूल है इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और फुट और कैप्सूल के बीच का जो जोन है जो फुट को और कैप्सूल को जोड़ता है, दैट इज नोन एज सीटा। सो स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट।
तो स्पोरोफाइट जो है ये गेमेटोफाइट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। लेकिन जो रिक्सिया जीनस है, जो भी आपने देखा कि हिपैटिकोप्सिडा का मेंबर है रिक्सिया, इसके स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यानी इसमें फोटोसिटा एब्सेंट होता है। नाउ स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल फॉर्म्स द हैप्लॉइड स्पोर आफ्टर रिडक्शन डिवीजन। तो जो स्पोरोजेनस सेल है कैप्सूल के अंदर, वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं थ्रू रिडक्शन डिवीजन, यानी उसमें मियोसिस होती है और फिर कैसा स्ट्रक्चर बनता है, स्पोर्स बनते हैं जो कि फिर हैप्लॉइड नेचर में होते हैं। अभी तक देखिए जो स्पोरोफाइट था वो डिप्लॉइड था, लेकिन इसके अंदर के जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं जो कहाँ बन रहे हैं, देखिए जो कैप्सूल के अंदर बन रहे हैं, इनमें फिर से रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि स्पोर्स कहलाते हैं। These spores are same in shape and size, they are non-motile and gets disseminated. Disseminated मतलब इनका फैलाव कैसा होता है, ये फैलते कैसे हैं, disseminated by wind, and these spores germinate and give rise to the filamentous germ tube which divides and give rise to young गेमेटोफाइट। जैसे रिक्सिया में जो है ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट कर जाएंगे और गेमेटोफाइट को बना लेंगे, लेकिन मोसेस में जो है, जो मोसेस हैं, उसमें ये स्पोर्स जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा। ये वाली आप स्लाइड देखिए, इसमें आपको दो जीनस दिखाऊंगी। देखिए इसको ध्यान से थोड़ा सा आप देखिए, तो ये इस तरह से फैला हुआ है। ये छोटा सा पार्ट देखिए, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं वी शेप जो आपको दिख रही है, ये वी शेप, ये थैलस है ना, थैलॉइड स्ट्रक्चर है। थैलॉइड का मतलब क्या है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ये हो गया। दूसरा ये प्रोस्टेट है, देखिए ये जमीन के साथ ही लगा हुआ है, इसमें आपको कोई रूट स्टेम जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। जो पोर्शन आप ऊपर से देख पा रहे हैं इसको कहते हैं डॉर्सल सरफेस, जो आपको ऊपर से दिखाई दे रही है। जो इसका पोर्शन नीचे जमीन के संपर्क में है, ये जमीन के अंदर जो इनकी एनकरेज या फिक्सेशन है वो रूट्स के द्वारा नहीं है, वो किसके द्वारा है, वो रिजॉइड्स के द्वारा है। क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन ब्रायोफाइट्स रूट्स आर एब्सेंट बट रिजॉइड्स आर प्रेजेंट एंड द रिजॉइड्स आर वर्किंग फॉर एनकरेज एंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसको हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस, और जो सरफेस ये जमीन के कांटेक्ट में, इट इज नोन एज वेंट्रल सरफेस। तो देखिए ये डायग्राम जो है आपका, ये जो चित्र है ये नेचर से लिया हुआ है, ये आपको दिखा रहा है रिक्सिया का। तो जो रिक्सिया का हैबिटेट है इसको कहते हैं रोजेट फॉर्मेशन। देखिए कुछ इस तरह से ये बिल्कुल गोल आकृति लेकर के फैलता है, यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये देखिए यहाँ से दो भाग में बटा है ना, इसको कहते हैं डाइकोटमी। यहाँ पे देखिए ये जो थैलस है, यहाँ पे भी दो भाग में, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे टिप पे देखिए यहाँ पे भी ये दो बिल्कुल हार्ट शेप जैसा बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है। तो दिस इज नोन एज डाइकोटमी इन द थैलस। तो ये थैलस है और इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है इसको कहते हैं रोजेट फॉर्मेशन, जो कि आपको रिक्सिया में मिलता है। तो जो इस तरह के आपको जीनस मिलेंगे जिसमें कि कोई भी रूट, स्टेम और लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनको हम कहते हैं थैलॉइड प्लांट बॉडी। अब आप यहाँ देखिए ये आपको हल्का हल्का लीफ जैसा दिखाई दे रहा है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसको हम एक्सिस कहते हैं, ये स्टेम जैसा लग रहा है। तो इस प्रकार के जो प्लांट बॉडी होते हैं इनको हम कहते हैं फोलियोज ब्रायोफाइट, है ना। तो दो टर्म हम लोग को क्लियर हो गए, एक तो थैलॉइड प्लांट बॉडी और एक फोलियोज प्लांट बॉडी। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आप ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं ये पोरला का है और ये रिक्सिया का है। तो इस तरह से इसके हमने कुछ आज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे हैं ब्रायोफाइट्स के। इसके आगे का हम लोग जो लेक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।